वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से हम बात करेंगे शोबा सेहत में उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, चाहे कोविड डेज हों और अब डेंगू के मामलात पर भी वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया ना। हमने कोविड डेज देखे और उसमें एक बड़े इंतज़ामी मामलात को हल होते देखा। डेंगू और इस सिचुएशन में जब शहर में ऑलरेडी फ्लड इफेक्टीज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर एक तगड़ी तादाद है, मैनेजेबल लग रही सूरत हाल या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? ये जो मैनेजेबल से तो बहुत दूर है बात अभी, क्योंकि वजह ये है कि हमें बिफोर भी हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें जो है वो ये इसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड ऐसा है जैसे कनाडा की 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई हो, जैसे आयरलैंड की 6 गुना पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई थी और जैसे कि यूरोप के बेतहाशा 21 ममालिक 20 ममालिक की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई हो। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। तो ये फ्लड ने जो डैमेज कॉज किया है तो बहुत ही इसका तो कहना भी मतलब इसको तो अभी तक तखमीया नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, स्नेक बाइट, कॉलरा, 2 लाख से ज़्यादा तो प्रेग्नेंट खवातीन हैं जो कि डिलीवरी के दर पे हैं और जो वहाँ पे अभी फैसिलिटेशन उस तरह की नहीं है। फैसिलिटेशन कैसे हो सकती है कि रोडें ही पूरी फ्लडेड है ना, लोग जा ही नहीं सकते, बोट्स पे सामान हो रहा है। और अभी इसी वजह से ज़्यादातर जो काम है वो नेवी और आर्मी कर रही है, रीज़न बीइंग के उनके पास वो बोट्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। ठीक है। डेंगू की अगर आप बात करते हैं, अगर कराची की हम बात करें तो अगर 100 लोग इस वक्त अगर आ रहे हैं फीवर और बॉडी पेन्स के साथ, तो उसके अंदर 44% डेंगू के पेशेंट्स हैं। तकरीबन 18 से 20% टाइफॉइड के पेशेंट्स हैं, 10 से 12% मलेरिया के पेशेंट्स हैं और 3 से 4% अभी कोविड के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। और डेंगू की जो परेशानी है ना वो इसलिए ज़्यादा है कि इसकी पीक अक्टूबर में एक्सपेक्टेड थी और इस वक्त ही अगर इतने ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं तो ये पीक के वक्त तो बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन हो गई। मुझे एक बात बताइए, कोविड डेज में जो सूरत हाल रही और अभी हम उसी से निमट ही रहे थे, तो ये सारे के सारे मामलात आ गए हैं। बीइंग हेल्थ या हेल्थ के डोमेन में एक्सपर्टीज आपने रखी है, आपने सर्व किया है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, हमारा जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है आप समझते हैं कि इस चैलेंज से निमट सकता है? क्योंकि ऑलरेडी जो सूरत हाल हमने अस्पतालों में देखी तो वो तो ओवर बर्डन नज़र आ रहा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ईसा साहब की नज़र से जानना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसा देख रहे हैं? एक्चुअली हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो जो है वो मैग्नीट्यूड को तो छोड़ें, वो नॉर्मल पेशेंट्स को भी सारे हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि उनको टैकल कर सकें। ठीक है। हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट भी बहुत कम है और इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, हॉस्पिटल में इसलिए भी रश ज़्यादा लग रहा है कि लोगों के प्लेटलेट्स ड्रॉप हो रहे हैं डेंगू की वजह से, और वो जो हैं वो ब्लड बैग्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स जो हैं और प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग सिस्टम। तो वॉलंटियर्स चला रहे हैं ब्लड बैंक्स, और दूसरा लोग अतिया नहीं देते, क्योंकि हर 3 महीने में आप अतिया दे सकते हैं और एक ब्लड बैग जो है वो 6 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। ये प्रॉब्लम और एस्केलेट हो जाता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप के, जिनका ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, AB नेगेटिव है या B नेगेटिव है, इसका तो खून ही नहीं मिल रहा। और मैं आपको बताऊं, इतना अफसोस होता है कि सिर्फ खून ना मिलने की वजह से प्रोटोकॉल्स होते हुए लोगों की अमवात हो रही है इस वक्त डेंगू की वजह से। पर डे करेंगे जी हज़ारों की तादाद में है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी पीक नहीं आई है, एज यू सेड अक्टूबर, और उससे पहले ये सूरत हाल है, तो सिस्टम कोलैप्स तो नहीं करेगा डॉक्टर साहब? सिस्टम तो कोलैप्स है। ओके। सिस्टम तो कोलैप्स है इस वक्त, और बहुत ज़रूरी है कि जल्दी इंटरवेंशंस की जाएँ इसके अंदर। और हमारा जो फोकस है, मैं हमेशा तो गुजारिश करता हूँ कि वो ट्रीटमेंट साइड से ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट, वो प्रिवेंटिव साइड है। प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। इस वक्त ये है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी इंटीरियर सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK में खड़ा हुआ हो तो आप निकालने से रहे। कराची के मुख्तलिफ कराची के अंदर देखें अभी क्या होता है कि साथ में अगर प्लॉट पे पानी है तो लोग कहते हैं यार हमारे घर में नहीं है, साथ वाला प्लॉट वाला खुद निकाले। वो ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और वहाँ से सबको डेंगू लगेगा। एक और गुजारिश करूंगा, जिस घर में डेंगू पॉजिटिव आ रहा है उसमें डेंगू का पेशेंट जो है वो नेट के अंदर सोना चाहिए। लोग कहते हैं भाई मुझे तो डेंगू हो गया, मैं मस्कीटो नेट में क्यों सोऊं? इसकी वजह यह है कि अगर मच्छर उसको काट के घर वालों में किसी को काटेगा तो वो ट्रांसफर कर देगा। इस वक्त जो है हमें ये मालूम होना चाहिए कि सुबह ये जो मच्छर जो है वो सुबह के टाइम पे जो अर्ली मॉर्निंग होती है या शाम का जो टाइम होता है उसमें जो है वो ज़्यादा काटता है डेंगू का पेशेंट।
इस वक्त हमें जो है ऐसे टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने आप को कवर्ड करके निकलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम इंडोर ज़्यादा रहें, बाहर आउटडोर अभी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें। रात में ऐसे वक्त में जब मच्छरों का काटने का टाइम होता है, इस वक्त ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं प्रिवेंशन पे काम करें। लोगों को चाहिए कि इस वक्त नींद अपनी 7 से 8 घंटे करें कि बॉडी स्ट्रांग हो, न्यूट्रिशनल खाना खाएं, अपना 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें। लोग कहते हैं कि यार ये डेंगू का मच्छरों का मसला सिर्फ नहीं है, अगर हम लोग स्ट्रेस्ड अप होंगे तो स्ट्रेस में भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जिस वक्त स्ट्रेस की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो रही है लोगों की, और ये सब चीज़ें कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट के साथ बल्कि हमें पे ऑफ करना पड़ा है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज सैनिटी। फ्लड में जितने लोग बीमार हुए हैं एंड देयर लाइफ स्टॉक, वो इसके साथ माइग्रेट करके कराची आ रहे हैं। कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर का भी खतरा है क्योंकि वो लाइफ स्टॉक बलूचिस्तान से भी कराची की तरफ मूव कर रहा है। सो वी नीड टू, जितने भी लोग फ्लड विक्टिम जो कराची की तरफ आ रहे हैं उनको शहरों में नहीं आना चाहिए, उनको शहर के बाहर हमें रखना चाहिए, और लाइफ स्टॉक को स्पेशली, और वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स होने चाहिए जो जाके उसको मॉनिटर करें, क्योंकि और इन्फेक्शन से हम इम्पोज ना हो सके। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, चूँकि हमारी टीम ने फ्लड के मुख्तलिफ एरिया से फ्लड की सिचुएशन को रिपोर्ट किया है, फ्लड इफेक्टिस कराची आते हुए देखें, और जिस तरीके से वो आए और उनके जो मामला हैं वो भी हमने रिपोर्ट किए, तो आपसे बात करने के बाद तो मेरे अपने जहन में इतना खौफ इस वक्त आ गया है। तो अब पॉजिटिविटी की आप बात करें तो इस सारे मामला में फिर कैसे पॉजिटिव रहा जाए? देखिए, मैं समझता हूँ जो पॉजिटिविटी इस वक्त आ रही है ना, वो वही आई है जो कोविड सेंटर एक्सपो सेंटर में 5 कोर ने बनाया था कि हमें ये रियलाइज करना है कि हम एक कौम है। बड़ा सिस्टमैटिक था रिपोर्टेड दैट, मुझे याद है। बिल्कुल आपने किया, और आपने बड़ा पर्टिनेंट किया था। तो कौम बनना है हमने, और इस वक्त आप देखें कि जात, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड के अलावा लोग डोनेट कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब मदद पे आ गए, पूरी कौम जाग गई है। हमें बस इसको चैनलाइज करना है। पाकिस्तानी हमेशा उस वक्त जागते हैं जब कोई कैलामिटी आती है। दूसरी चीज़ हमारी जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि जानवर जो है ना वो, और ये सारे जो है ना, ये जहाँ पे ठंडे इलाके ना वहाँ पे मूव कर रहे हैं, और जानवरों से 1000 बीमारियां हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं जो इंसान को लग सकती हैं। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस नहीं किया, ट्री प्लांटेशंस नहीं करी, डैम्स और रिवर्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, सिर्फ अपनी ज़मीन का सोचा, तो ये चैलेंज हमें इसलिए बहुत आएगा कि वो बीमारियां जब जानवर इंसान के पास ज़्यादा आएंगे तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा लगेंगी, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ट्रीटमेंट कर सकें। बाय नोइंग दिस कि वी डोंट हैव दैट इन्फेक्शियस डिजीज का कोई सिस्टम हो जो प्रोएक्टिवली सारी चीज़ों को एनालाइज करे और फिर चैनलाइज तरीके से जो है वो चीज़ें हो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की, और बड़ी अहम ज़रूरत है इन तमाम तर चीज़ों की। और जो सूरत हाल इस वक्त हम जिसमें उलझे हुए हैं, सुलझ कर मुस्तकिल मिजाजी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हमें इन तमाम को एड्रेस करना है, जो कि आपके, मेरे और आने वालों के लिए जो है वो मामलात को बेहतर करेगी। एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है, मजीद इस हवाले से मालूमात आपके साथ रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे।